हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पास्कल का नियम यहाँ पर समझना है। पास्कल का नियम ये कहता है बच्चों कि यदि मान लीजिए हमारे पास कोई द्रव है बच्चों, है ना, और द्रव में हम बाहर से कोई दाब लगाते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर एक बिंदु है, दूसरा बिंदु है बच्चों, यहाँ पर हम इस पे एक अक्ष पे एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो दाब है वो समान होना प्रत्येक बिंदु। यहाँ पर हमको प्रूव करना है कि यदि मान लीजिए यहाँ पर P1 दाब लग रहा है, ये P2, तो पास्कल का नियम यही कहता है कि P1 बराबर P2 प्रूव हो जाए, P1 बराबर P2 प्रूव हो जाए। तो इसके लिए अपन को थोड़ा सा गणितीय व्याख्या भी देख लेना है, क्योंकि अपना क्वेश्चन भी है बच्चों, गणितीय व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को गणितीय व्याख्या जरूर तैयार करना है। अब जैसे बच्चों हम यहाँ पर एक बिंदु दे देते हैं ON और यहाँ पर दे देते हैं O2 और इस पर एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर दाब क्या होता है, तो दाब का फार्मूला, जैसे यहाँ पर हम दाब की बात करते हैं बच्चों, तो P1 बराबर दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। मान लीजिए यहाँ पर बल लग रहा है F1, क्षेत्रफल दोनों का तो भैया समान होगा, तो A हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर बल लग रहा है F2, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, यदि हम बात करें P2 बराबर कितना हो जाएगा अपना, तो F2 बटे A। यहाँ से बच्चों बल की बात करें तो बल F1 निकाल सकते हो आप, F1 बराबर कितना हो जाएगा P1A, और यहाँ पर बच्चों F2 बराबर हो जाएगा P2A। ठीक है। अब बच्चों द्रव संतुलन की स्थिति में प्रत्येक बिंदु पर बल समान लगेगा। द्रव संतुलन का स्थिति क्या कहता है, यदि द्रव जो है संतुलन की स्थिति में है तो यहाँ पर F1 और F2 दोनों बराबर होगा। जब F1 और F2 के बराबर होगा बच्चों तो P1A बराबर होगा P2A के, और A से A कट जाएगा तो P1 बराबर हो जाएगा P2 के। यही तो सिद्ध करना है कि प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। आप लोगों को कठिन लगेगा, लेकिन कठिन है नहीं बच्चों, थोड़ा सा यदि दिमाग लगा लेंगे तो बहुत ही सरल है। ठीक है। व्युत्पत्ति के लिए यहाँ पर आप देखिएगा कि माना द्रव के अंदर दो बिंदु O1 और O2 है। O1 O2 के लंब के सापेक्ष बच्चों एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। हमने बेलन बना लिया बच्चों, है ना। O1 और O2 है दो केंद्र है बच्चों, इनके जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्र मतलब पृष्ठ बच्चों, यहाँ पर एक अनुप्रस्थ काट है बच्चों, है ना। इसका केंद्र O1 O2 है, संतुलन की स्थिति में रखा हुआ बच्चों। ठीक है। अब मान के चलते हैं कि ON केंद्र वाले फलक पर बल F1 हो, यहाँ पर F1 हो और यहाँ पर बल F2 हो, तो F1 बराबर P1A निकाल लोगे, F1 बराबर P1A बच्चों, और फिर बच्चों F2 बराबर P2A निकाल लोगे। ठीक है। संतुलन की स्थिति में दोनों बल समान है, मान रखोगे बच्चों, A से कट गया, P1 बराबर P2, यानी सिद्ध हो गया कि भैया बिंदु O1 और O2 दोनों पर दाब समान है। पास्कल का नियम यही कहता है कि किसी द्रव पर यदि बाहर से हम दाब लगाते हैं तो प्रत्येक बिंदु पर बच्चों दाब समान लगता है। अगला क्वेश्चन है, इसका उपयोग आप देख लो, द्रव चालित प्रेस, द्रव चालित लिफ्ट, है ना। हम लोग बच्चों द्रव चालित लिफ्ट का मतलब जैसे आप लोग गाड़ी धोते हो तो जाकर खड़े कर देते हो, गाड़ी ऊपर उठ जाता है ना। तो ये सब पास्कल के नियम पर आधारित है। श्यानता किसे कहते हैं, किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उसकी विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है, वो श्यानता कहलाता है, और उसके बीच जो बल लगता है बच्चों श्यान बल कहलाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, द्रव होता है बच्चों, ये परतों के रूप में होता है। जैसे आप पानी नदी में बहते हुए देखे होंगे तो बच्चों ऐसा लगता है कि ये एक ही परत चल रहा है, जबकि उसमें कई सारे परत हैं, और इन परतों के बीच बच्चों, इन परतों के बीच जो एक बल कार्य करता है उसे बोलते हैं श्यान बल। क्या बोलते हैं बच्चों, श्यान बल बोलते हैं। ठीक है। अब ये बोला है कि श्यानता है द्रवों के बहाव का ये गुण है एक प्रकार से, जो कि बच्चों उनके परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करता है। किसी तरल का वह गुण जिसके कारण उनके विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध होता है, वो श्यानता कहलाता। सिंपल है कि भाई ये तरल आपस में एक दूसरे के संपर्क में, इन जो पृष्ठ बच्चों मतलब जो एक प्रकार से परतें हैं एक दूसरे के लेयर में आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन इनके बीच एक आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला एक गुण होता है जो कि उसके गति का विरोध कर रहा हो, तो उसे हम श्यानता कहते हैं। धारा रेखी प्रवाह का मतलब क्या होता है बच्चों, जब तरल इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसके प्रत्येक कण उसी मार्ग पर गति करते हैं, और बच्चों जिस मार्ग पर पहला वाला कण चलकर आगे बढ़ चुका है, तरल के प्रवाह में धारा रेखी प्रवाह पीछे वाला भी आकर के उसी मार्ग से होकर जाता है। बिल्कुल आप लोगों को लगे कि कठिन है, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक कण बच्चों यहाँ से मान लीजिए जाके आगे की ओर बढ़ गया, तो आने वाला भी कण इसी में से होकर जाएगा, फिर अगला बच्चों कण यहाँ से होकर जा रहा है तो पीछे से आने वाला कण यहाँ से होकर जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों धारा रेखी प्रवाह का इसका मतलब ये है कि प्रत्येक कण आगे वाले कण का अनुसरण करे, सिंपल सा, तब तो बच्चों वो प्रवाह होता है, धारा रेखी प्रवाह होता है। जब कोई तरल इस प्रकार प्रवाहित होता है, तरल इस प्रकार बहता है कि प्रत्येक कण उसी मार्ग पर गति करता है जिस मार्ग पर उससे पहले वाला कण चलकर आगे बढ़ गया है। मतलब जो आगे वाला कण आगे की ओर जा रहा है
जिस पथ से होकर जा रहा है उसी पथ का अनुसरण पीछे वाला भी कण कर रहा है बच्चों, तो वो प्रवाह आपका धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। क्लियर? जैसे मान लीजिए कतार से आप लोग जा रहे हो तो एक बच्चा आगे की ओर जा रहा है, पीछे वाला भी उसी कतार से आगे की ओर जाएगा, फिर उसके पीछे वाला भी, मतलब जैसे आप लोग परेड होता है तो आप देखते होंगे कि एकदम क्रम से लगे रहते हैं लोग। सेना का परेड होगा तो सभी सेना एकदम पंक्तिबद्ध और क्रम से एक दूसरे के, यदि आगे वाला जिस पथ का अनुसरण करेगा पीछे वाला भी उसी पथ का अनुसरण करेगा। ये बच्चों आपका धारा रेखी प्रवाह हो जाता है। क्या प्रवाहित द्रव में दो धारा रेखी परस्पर काट सकती है? कारण सहित बताना। प्रवाहित द्रव में दो धारा रेखी परस्पर नहीं काट सकती। जैसे बच्चों आप लोग जब पढ़ोगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र रेखा नहीं काट सकती। इसका कारण यह है कि धारा रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर द्रव के वेग की दिशा को प्रदर्शित करता है। यदि दो धाराएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो वेग हो जाएगा, दो दिशा हो जाएगी, खत्म कहानी। कहने का तात्पर्य, मान लीजिए एक धारा इस तरीके से जा रहा बच्चों, धारा रेखी, और एक आगे की ओर गया और यहाँ से काट कर ऐसे चला गया। अब इसी बिंदु पर बच्चों एक स्पर्श रेखा इसका ऐसा होगा, इसका एक स्पर्श रेखा ऐसा होगा, तो एक ही बिंदु पर दो डायरेक्शन, दो दिशा हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है बच्चों। दो दिशा संभव नहीं है, केवल एक ही डायरेक्शन हो सकता है, एक ही दिशा हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि दो धारा रेखी प्रवाह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते, याद रखिएगा। ठोसों में श्यानता के गुण क्यों नहीं पाए जाते? बच्चों आप लोगों को पता है कि ठोसों में श्यानता का गुण क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि ठोस में परत नहीं होते हैं, उनके बीच आपेक्षिक गति नहीं होता है। ठोसों के बीच इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं लेकिन वो पदार्थ गति नहीं करते। द्रव में क्या होता है, एक परत के ऊपर दूसरा परत लेयर बना करके चलता है, लेकिन बच्चों ठोसों में परतें ही नहीं पाई जाती है ना, इसलिए आपेक्षिक गति का विरोध होता ही नहीं, इसलिए श्यानता का गुण नहीं पाया जाएगा। सीधा सीधा कुछ है नहीं बच्चों। सहसंजक बल और असंजक बल किसे कहते हैं बच्चों? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला बल सहसंजक बल होता है। जैसे जल के अणु को खींचता है वो सहसंजक बल है, लेकिन जल और कांच के बीच में जो बल लगेगा वो आसंजक बल है। विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल होता है आसंजक बल। कहने का तात्पर्य बच्चों, जब समान पदार्थ के परमाणुओं के बीच, अणुओं के बीच बल लगता है वो आपका सहसंजक बल होता है। जैसे मान लीजिए जल का अणु दूसरे जल के अणु को खींच रहा है, वो सहसंजक बल है। लेकिन प्यारे बच्चों आपके होंठ में लिपस्टिक लग गई, मतलब आसंजक बल है। ठीक है, समझोगे भैया? सेम नहीं है, अलग अलग वस्तु है, तो आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए। अगला प्रश्न बच्चों, पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव मतलब खिंचाव। खिंचाव कितना तनाव मतलब खिंचाव, मतलब कितना बल लग रहा है, एकांक एरिया पे कितना बल लगेगा तभी तो खिंचाव होगा। मान लीजिए एक रस्सी को आप खींच रहे हो तो एकांक लंबाई पर कितना खिंचाव हो रहा है, कितना बल लग रहा है बच्चों, वो पृष्ठ तनाव होगा। द्रवों का, अच्छा द्रव में क्या होगा? द्रवों का एक विशेष गुण है जिसके कारण उसका स्वतंत्र पृष्ठ एक तनी हुई झिल्ली की भांति व्यवहार करता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। मतलब वो भी पृष्ठ तनाव क्या है बच्चों? एकांक एरिया पर लगने वाला बल है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही होता है और कुछ है नहीं बच्चों, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को समझना है कि जब आप लोग देखेंगे कि पानी बच्चों किसी स्थान पर जमा रहता है तो उसके ऊपर वाला भाग पर बच्चों, ऊपरी भाग पर एक छोटा सा लेयर बन जाता है, एक छोटा सा लेयर बन जाता है। ये कभी आप लोगों ने अनुभव किया है? नहीं किया? देखो बच्चों ये कब अनुभव करना, जब आप देखना नदी तालाब में पानी देखना, पानी उस दिन ना गिरा हो तो जाकर के बच्चे एक पतली लेयर बन जाती है। वो पृष्ठ तनाव के कारण जल के अणु अत्यंत पास पास आकर एक दूसरे से खिंचे हुए महसूस करते हैं बच्चों, वो आपका पृष्ठ तनाव कहलाता है। कुल मिलाकर के द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ की खींची गई किसी काल्पनिक रेखा के एकांक लंबाई के पृष्ठ के तल तथा रेखा की लंबवत लगता है। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर, मतलब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल बच्चों अपना पृष्ठ तनाव कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव। पृष्ठ पर कितना तनाव है, कितना खिंचाव है, यानी एकांक लंबाई पर कितना बल लग रहा है, वही तो तनाव होगा बच्चों, वही तो खिंचाव है। बल का SI मात्रक होता है ML टी पावर -2 और बच्चों लंबाई का L से L कैंसिल हो गया तो प्यारे बच्चों M हो जाएगा L0 टी पावर -2 टी पावर -2। जी हाँ, ये अपना प्यारे बच्चों हो चुका है क्लियर। ठीक, आगे देखिए स्पर्श कोण किसे कहते हैं? कितना बढ़िया है बच्चों। मान लीजिए कोई द्रव है, द्रव के स्पर्श को करते हुए पृष्ठ पर हम एक रेखा खींच दे, वो बच्चों स्पर्श रेखा हो जाती है और फिर जो कोण बनाएगा स्पर्श कोण कहलाएगा। देखो द्रव के तल पर ठोस के उस बिंदु से जहां वह ठोस के स्पर्श में है खींची गई स्पर्श रेखा तथा द्रव के अंदर डूबी हुई ठोस की सतह के बीच जो कोण बनता है बच्चों, उस द्रव का स्पर्श कोण कहलाता है। अब इसको थोड़ा सा चित्र के माध्यम से बता दें तो चित्र के माध्यम से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिएगा यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझिएगा। प्यारे बच्चों एक पात्र है बड़े प्यार से, ठीक है सर, इसमें हम पानी भर देते हैं। तो जब पानी भरेंगे बच्चों तो इस तरीके से पानी का भाग ऐसा मान लीजिए इस पे है, ठीक है, पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब बच्चों ये
इसके स्पर्श रेखा को खींचेंगे, मतलब ये जो पानी का पृष्ठ है उसका स्पर्श रेखा खींचेंगे, और जो ठोस है बच्चों इसके बीच जो कोण बनेगा वही अपना स्पर्श कोण है। ठीक है, द्रव के तल पर ठोस के उस बिंदु से जहां वो द्रव स्पर्श करता है उस द्रव के पृष्ठ का स्पर्श रेखा खींच दें, और अंदर डूबे हुए ठोस वाले सतह से जो कोण बनता है बच्चों वो अपना स्पर्श कोण बनता है। ठीक है, क्या बोला गया? द्रव का तल बच्चों, द्रव का तल जिस बिंदु पर मिलता है वहां से हम द्रव की सतह पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, और अंदर जो ठोस का सतह जो द्रव में डूबा हुआ है उसके साथ जो कोण बनता है वो स्पर्श कोण कहलाता है। केशिकत्व से आप क्या समझते हैं बच्चों? केश नली को किसी द्रव में डुबाने से पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का नली के ऊपर की ओर चढ़ना या उतरना केशिकत्व कहलाता है। सिंपल सा, कुछ भी नहीं बच्चों। केश नली पतली कांच की नली होती है, द्रव में डुबा देते हैं तो द्रव आसानी से अपने से ऊपर की ओर चढ़ने लगता है बच्चों, वो अपना केशिकत्व का गुण कहलाता है। जैसे आप लोग चिमनी देखते हैं बच्चों, तेल नीचे भरा रहता है लेकिन एक पतले कपड़े की मदद से तेल ऊपर तक चला जाता है और ऊपर जलता रहता है, तो ये इसके पीछे कारण होता है बच्चों केशिकत्व। केशिकत्व के कारण है ना द्रव का जो है ऊपर की ओर बहाव होता है बच्चों। जैसे लालटेन में बत्ती के धागों के बीच केश नली के द्वारा बच्चों तेल ऊपर चढ़ता है, तो वो उसका जो तेल के ऊपर चढ़ने का गुण वो केशिकत्व कहलाता है। थर्मामीटर की नली में पारा भरना कठिन होता है, क्यों? कारण क्या है बच्चों? इसका कारण यह है कि पारे व कांच का स्पर्श कोण 135 डिग्री होता है, अतः जब थर्मामीटर की नली पर एक सिरे से पारे को भरते हैं तो उसमें पारे का तल नीचे गिरता है बच्चों। ठीक है, इसी कारण से भरना थोड़ा सा कठिन होता है, उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। वायुमंडल में बहुत अधिक ऊपर जाने पर हमारी रक्त नलियों के फटने का डर बना रहता, क्यों? मतलब यदि ऊंचाई पर जाएंगे तो अंदर की नली फट सकती है। इसके पीछे कारण क्या है? जब बच्चों ऊपर जाते हैं तो वायुदाब कम हो जाता है, अतः उसकी तुलना में मनुष्य के अंदर के भीतर का वायु और रक्त का दाब अधिक हो जाता है। दाब की इस अधिकता के कारण बच्चों मुंह, नाक आदि से रक्त स्राव होने लगता है, और रक्त नलियों के फटने का कारण है ना भय हो जाता है बच्चों। मुंह, नाक आदि से रक्त स्राव होने लगता है, यानी रक्त बहने लग जाता है ना, और नलियों के फटने का डर या भय बन जाता है प्यारे बच्चों। क्लियर? समझ में आ गया कि जैसे हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, जब ऊंचाई की ओर जाते हैं तो ऊपर क्या होता है बच्चों? दाब कम होता है। दाब कम होता है तो बाहर का दाब कम हो गया, लेकिन अंदर के नलियों में जो रक्त बह रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के साथ है, उसका दाब ज़्यादा होता है। और भाई कम दाब बाहर है, अंदर अधिक दाब है, तो भाई वो धक्का मारेगा कि नहीं मारेगा? बताओ। हमेशा अधिक दाब से कम दाब की ओर कोई भी चीज़ प्रवाह होता है, चाहे वो तरल हो, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, चाहे चाहे गैस हो बच्चों, तो वो आपका है ना बाहर आने की कोशिश करेगा, इसलिए नलियों के फटने का डर रहता है। बाकी बच्चों पास्कल के नियम का गणितीय व्याख्या तो आपको हमने बता ही दिया, इसमें कुछ है नहीं, ये हमने करा दिया है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कारण है कि तेज आंधी तूफान में टिन की छतें उड़ जाती हैं? क्या बच्चों बताओ। देखो भाई, मैं आपको एक बढ़िया कारण बताता हूँ। जैसे बच्चों यहाँ पर मान लीजिए टिन लगा हुआ है, क्या है? टिन। ठीक है बच्चों, टिन लगा हुआ है, ये घर है अपना, ये घर है बच्चों। अब जब बच्चों यहाँ से हवा जाती है तो दाब कम हो जाता है। दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन फिर बच्चों अंदर का दाब अधिक है, दाब अधिक है, तो यहाँ पे जो बल लगेगा अंदर से बाहर की ओर, तो हवा तो आ ही रहा है और साथ में जो दबाव है बच्चों ऊपर की ओर फोर्स मार, क्योंकि अधिक दाब है, ऊपर कम दाब, इस कारण से बच्चों टीना ऊपर और हवा से मान लीजिए मारा धक्का तो बाहर चला जाता है। जब आंधी में वायु तेज वेग से टिन की छत के ऊपर प्रवाहित होती है तो बर्नौली के नियम अनुसार छत के ऊपर का वायुदाब कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे के कमरे के अंदर का वायुदाब में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः वायुमंडलीय दाब बराबर न होने के कारण दाबांतर के कारण टिन से छत से टिन उड़ जाता है। सीधा सीधा बच्चों अंदर दाब ज़्यादा है, ऊपर बाहर दाब कम है, और इसी दाबांतर यानी दाब के अंतर के कारण टिन सीधा उड़ता है और छूमंतर हो जाता है। ठीक है बबुआ, चलो किसी द्रव के धारा रेखी तथा विशुद्ध प्रवाह में अंतर को समझाइए। काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, आप लोगों के सिलेबस में है। देखो धारा रेखी प्रवाह तो मैंने बता दिया है कि जब मान लीजिए पीछे वाला बिंदु है आगे वाले कण का अनुसरण करता है, मतलब पीछे वाला कण है उन बिंदुओं का अनुसरण करता है जिसमें से बच्चों आगे वाला कण निकल गया है, वो धारा रेखी प्रवाह कहलाता है। लेकिन किसी बिंदु पर गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग भिन्न भिन्न हो सकता है विशुद्ध प्रवाह में बच्चों। द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, द्रव का प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है। वहीं पर बच्चों विशुद्ध प्रवाह में द्रव का प्रवाह वेग क्रांतिक वेग से हमेशा अधिक होता है। कणों का मार्ग सरल रेखीय या वक्रीय हो सकता है बच्चों, जबकि विशुद्ध में कणों का मार्ग अनियमित या टेढ़ा मेढ़ा होता है। और ये धारा रेखी प्रवाह है, विशुद्ध प्रवाह है, ध्यान रखना बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब बेबीआई क्वेश्चन है। ठीक है, अब पास्कल के नियम अनुसार बच्चों द्रव चालित लिफ्ट को समझाना है।
इसका भी थ्योरम महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको इसके माध्यम समझाते हैं हाइड्रोलिक या द्रव चालित लिफ्ट किस तरीके से कार्य करता है। अब द्रव चालित लिफ्ट के लिए बच्चों हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, आपके पास नोट्स हो, है ना, या आपके पास बुक हो, तो बढ़िया आप लोग डिटेल में समझना। सबसे पहले बच्चों एक भाग अपना यहाँ पर है ना, 2 बेलनाकार भाग है, एक का मान लीजिए क्षेत्रफल ज़्यादा है, एक का कम है बच्चों, और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से बच्चों ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से बच्चों। ठीक, अब इसमें द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है सर? द्रव भरा हुआ है। ठीक है, द्रव भरा हुआ है। इस पर हम पिस्टन यहाँ से एक दाब लगा सकते हैं, जैसे P1 दाब लगाते हैं, और यहाँ पर बच्चों एक पिस्टन लगा हुआ है, दूसरा पिस्टन, यहाँ पे जो दूसरा पिस्टन बच्चों P2 है। ठीक है, P1 है, P2 है। यहाँ पर बच्चों बाहर से हम F1 बल लगाते हैं, तो यहाँ पर जो बल लगेगा F2 बल लगेगा। क्या बल लगेगा बच्चों? F2 बल लगेगा। ठीक, अपना ये X है पैर बच्चों, ये अपना Y है। तो ध्यान देना, थोड़ा सा समझना बच्चों कैसे ये द्रव चालित लिफ्ट या हाइड्रोलिक लिफ्ट कार्य करता है। बहुत सिंपल है। और बच्चों इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बात करते हैं A1 है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पूरा बच्चों A2 है। लेकिन ध्यान रखना A1 का मान कम है बच्चों, A2 का मान ज़्यादा है। अब होता क्या बच्चों, द्रव चालित लिफ्ट में होता क्या, बड़ा छोटा सा सिद्धांत है, कुछ भी नहीं। जैसे बच्चों हमने F1 बल लगाया, F1 बल लगाया, ठीक है, F1 बल लगाया, तो दाब कितना लगा होगा? दाब लगा होगा P1, बल बटा क्षेत्रफल तो होता है, यही तो होता है बच्चों दाब। ठीक है, ये दाब लग गया इस द्रव पर। अब जब हम दाब लगाए तो हर जगह पर दाब समान लगेगा, हर जगह पर दाब समान लगेगा। हमने बाहर से दाब लगा दिया तो उसके द्रव के हर जगह पर, यहाँ पर बच्चों दाब वही लगेगा P1, यहाँ पर दाब P1 लगेगा, मतलब नीचे से दाब ऊपर की ओर धक्का देगा। अब इस पर बल कितना लगेगा, मेन कला ये है। ठीक है बच्चों, बल कितना लगेगा, तो P2 पर जो बल है, P2 पर जो बल है, P2 पर बल कितना लगेगा बच्चों? वो बल होता है दाब गुणे क्षेत्रफल के बराबर, दाब गुणे क्षेत्रफल के बराबर। तो P2 पर दाब कितना लगेगा? जो F2 बल है ये किस पर डिपेंड करेगा? यहाँ पे P1 दाब कितना ठोस धक्का मार रहा है और क्षेत्रफल कितना, तो F2 बराबर F1 बटे A, F1 बटे A। ठीक है, तो मतलब मान लीजिए बच्चों A1 है तो इसको A1 दे लेते हैं भैया, और ये 2 है तो ये A1 हो गया और ये अपना A2 हो गया। अब बच्चों यहाँ पर देखो, यहाँ पर बल कितना लगेगा, ये आपके A2 पर डिपेंड करेगा। A2 का मान जितना अधिक होगा बच्चों, बल उतना ही अधिक लगेगा, है ना। यानी कम बल लगाकर भी हम यहाँ पर ज़्यादा बल उत्पन्न कर सकते हैं और भारी से भारी चीज़ों को उठा सकते हैं। द्रव चालित लिफ्ट का मतलब यही तो होता है बच्चों। आप लोगों के गाइड वगैरह में भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाता है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप भूल नहीं सकते हो। द्रव चालित लिफ्ट को बच्चों आप लोग भूल नहीं सकते हो। जैसे पास्कल का नियम हो गया, द्रव चालित लिफ्ट हो गया बच्चों, धारा रेखी प्रवाह और विशुद्ध प्रवाह है, और फिर बच्चों अपना द्रव के अंदर बूंद और बुलबुले के अंदर मतलब आपका थ्योरम, मैं उसको करा नहीं रहा हूँ। आप लोग एक और क्वेश्चन कर लेना बच्चों, क्या वेंचुरी मीटर, है ना, बर्नौली का प्रमेय, ठीक है, टोरिस्ली का प्रमेय। तो ये जो प्रमेय हैं थोड़े से लंबे हैं, मैं अभी छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा था इसलिए मैं इसको करा दिया। बाकी आप लोगों को बर्नौली का प्रमेय होमवर्क है, कर लेना बच्चों। यदि क्वेश्चन आ गया तो फिर बाद में मत कहना, ठीक है। बर्नौली का प्रमेय थोड़ी लंबे क्वेश्चन है, लेकिन यदि रिवीजन कर लोगे तो और अच्छा बल्ले बल्ले होगा। और यदि कहोगे कि सर छोटे छोटे थ्योरम इनको आप करा दीजिए तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।